हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया सब्जेक्ट जिसका नाम है टैक्स लॉज, यानी कि टैक्सेशन का सब्जेक्ट। टैक्स के बारे में हम बातें करेंगे, टैक्स के बारे में हम नॉलेज सीखेंगे और शुरू से लेके आखिर तक सीखेंगे, राइट। लेकिन धीरे धीरे हम सब कुछ सीखेंगे। सर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे बात करना चाहता हूं सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले। सबसे पहली बात, मैं इस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करूंगा और आप मेरे साथ इसको कैसे हैंडल करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपके सामने स्क्रीन पे आपको बुक दिखाई दे रही है, तो आपने मेरी बुक या नोट्स जो भी आपके पास है उसे ओपन कर लेने हैं। साथ में एक ब्लैंक पेज मैं यूज करूंगा। देखो मेरे पास ब्लैंक पेजेस हैं जिसके ऊपर मैं लिखूंगा और आप लोगों ने भी लिखना है, लेकिन उसके लिए आपको अपना रजिस्टर या जो भी है उसको लिखना पड़ेगा ब्लैंक पेजेस के ऊपर। तो दो चीजें आपको रखनी है, एक नोट्स और एक ब्लैंक पेजेस और साथ में कैलकुलेटर। हाँ, हालांकि हो सकता है आज की क्लास में हमें कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े, लेकिन आने वाली क्लासेस में हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो एक मेरे नोट्स आपके पास होने चाहिए, यानी कि बुक आपके पास होनी चाहिए। दूसरा एक रजिस्टर, ब्लैंक रजिस्टर, बिल्कुल फ्रेश न्यू रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। तीसरा एक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, पेन होना चाहिए और सामने वीडियो होनी चाहिए। और शुरू कर देते हैं, राइट। हाँ, तो सबसे आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज टैक्सेशन। तो जैसे मैं लिखूंगा वैसे आपने भी लिखना है और मैं जो भी लिखूंगा ना आपने सब कॉपी करना है, ठीक है। ये मत सोचना कि ये तो ऐसे ही है मैं नहीं लिखूंगा, एक एक चीज आपने मेरे साथ कॉपी करनी है। सर राइट डाउन टैक्सेशन, ओके। हम टैक्सेशन को शुरू करने वाले हैं। सर आपने टैक्स वर्ड तो सुना ही होगा, ये तो नहीं हो सकता कि आपने लाइफ में कभी टैक्स वर्ड भी ना सुना हो। हाँ सर, टैक्स शब्द तो सुना ही हुआ है। लोग ये तक कहते हैं कि यार बात करने से कौन सा टैक्स लगता है, ऐसा करने से कौन सा टैक्स लगता है। टैक्स तो बड़ा कॉमन वर्ड है सर, आम भाषा में भी यूज होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं चाहता हूं कि आज ना मैं आपके साथ इनकम टैक्स, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम, ये सब बातें नहीं करने वाला। मैं किसी भी टैक्स का नाम नहीं लेने वाला अभी शुरुआत में। मैं चाहता हूं कि आज की क्लास की शुरुआत सिर्फ इस बात से हो कि टैक्स क्या होता है। मैं इनकम टैक्स नहीं पूछ रहा हूं, मैं टैक्स पूछ रहा हूं। मैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं पूछ रहा हूं, मैं टैक्स पूछ रहा हूं। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं टैक्स क्या होता है। जब हम जान जाएंगे टैक्स क्या होता है, फिर हम कोशिश करेंगे यह जानने की कि इनकम टैक्स क्या होता है या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है। मेरे को लगता है कि क्लास को बिल्कुल जीरो लेवल से उठाना चाहिए, ये मान के पढ़ाना चाहिए कि स्टूडेंट बिल्कुल जीरो लेवल है, उसने ये सब्जेक्ट लाइफ में कभी नहीं पढ़ा, वो फर्स्ट टाइम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा है, तो मैं भी उसको उसी लेवल से चलते हुए ऊपर उठाऊं। हाँ बिल्कुल सही है। स्टूडेंट मुझे कई बार कहते भी हैं, जब मेरी फेस टू फेस क्लासेस होती हैं तो स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर ये बात आपको मानने की जरूरत नहीं है कि हम जीरो लेवल है, हम जीरो लेवल ही है और आप प्लीज जीरो लेवल समझ के ही पढ़ाना। ये मत अज्यूम कर लेना कि हमें ये भी आता होगा, हमें वो भी आता होगा। हमें कुछ नहीं आता है। आप ये मानो आपके सामने बिल्कुल जीरो स्टूडेंट बैठा है और आपको इसे 0 से 100 पर ले जाना है। अब ये आपकी ड्यूटी है। मैं बोलता हूं मेरी आई एग्री, मैं एग्री हूं कि मैंने ऐसा करना है, लेकिन एक काम फिर आपको भी करना पड़ेगा। बोले क्या सर? मैं क्या आज की क्लास में मैं आपको 0 मान के पढ़ाऊंगा, लेकिन जब मैं नेक्स्ट क्लास में टीच करूंगा तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपको पहली क्लास आ गई है और पहली क्लास के बेसिस पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं या आपको समझा सकता हूं। हां सर ये बात मानी, आप पढ़ाओगे वो हमारा लिए आप अज्यूम कर सकते हो हमें आ गया, लेकिन शुरू में अज्यूम मत करना, बिल्कुल अज्यूम नहीं करूंगा, ठीक है। तो टैक्सेशन में आज ना मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, ना मैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात कर रहा हूं, ना मैं कस्टम की बात कर रहा हूं। मैं तो बात कर रहा हूं टैक्स क्या होता है। छोड़ो, पहली बात करते हैं व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है, इसके लिए हम ब्लैंक पेज यूज करते हैं। टैक्स क्या है, पहला क्वेश्चन है मेरा, टैक्स क्या है। सर देखो, जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूं टैक्स क्या है, स्टूडेंट मुझे इसका आंसर किस तरीके से देना शुरू करता है। सर टैक्स का मतलब जो हमें सरकार को देना है, टैक्स का मतलब जो हमें देना ही पड़ता है, टैक्स का मतलब जिसके लिए गवर्नमेंट पैसे लेकर हमारे लिए कुछ करती है। इस तरीके से कुछ आंसर्स आने शुरू होते हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि एक बात बताओ, तुम सभी लोग टैक्स को टैक्स पेयर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बता रहे हो? जिस सरकार को आप टैक्स दे रहे हो उसके लिए टैक्स क्या है, क्या ये नहीं बताओगे? मतलब टैक्स को डिफाइन करना है तो तुम एक ही एंगल से क्यों डिफाइन कर रहे हो? अगर आप टैक्स किसी को देते हो तो कोई टैक्स लेता भी तो है,
उसके लिए टैक्स क्या है ये नहीं बताओगे। तो चलिए सर हम बात करते हैं टैक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और फ्रॉम द टैक्स पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हम दोनों तरह की डिस्कशन करेंगे। गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या है, टैक्स देने वाले के लिए क्या है। तो लिखिए मेरे साथ, फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम टैक्स पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाने आपने। सिर्फ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स क्या है, टैक्स इज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। सर सरकार की आमदनी है भाई, सरकार का रेवेन्यू है। सरकार कोई बिजनेस थोड़ी करती है जो पैसे कमा लेगी। सरकार तो देश की सेवा करती है, देश चलाती है और उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा, पैसा पब्लिक देगी भाई। अगर वो देश पब्लिक के लिए चला रहे हैं तो पैसा पब्लिक देगी, और वो पब्लिक से भीख थोड़ी मांगेंगे, हक से मांगेंगे कि भाई आप हमें पैसा दो, हम आपके लिए ये करेंगे। तो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के लिए एक तरह का रेवेन्यू है। टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के लिए एक तरह से हम बात करें तो दिस इज द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट विच इज यूटिलाइज्ड और टू बी यूटिलाइज्ड फॉर पब्लिक पर्पजेस। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस बात में मैं कोई बहस नहीं करूंगा कि सर ठीक है टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, लेकिन ये बात कहां तक सच है कि गवर्नमेंट इसे पब्लिक के लिए यूज करती है। इतने सारे घोटाले निकल के आते हैं, उसने इतने पैसे खा गए, वो मंत्री इतने पैसे खा गया, वो सारे पब्लिक के पैसे तो खा रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा इस बारे में, नो डिस्कशन नो कमेंट। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा जो बात कहने वाली है मैंने कह दी कि टैक्स गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट पब्लिक पर्पस के लिए यूटिलाइज करती है। गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा लेकर पब्लिक के लिए ही यूज करती है, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स बनाना, मेट्रो बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना और पब्लिक के लिए बहुत सारे काम करना। गवर्नमेंट ये सब कुछ पब्लिक के पैसों से करती है। गवर्नमेंट बिजनेस तो करती नहीं है जो बाहर से कहीं पैसा ले आएगी, तो पब्लिक से लेगी। So government point of view say tax is a revenue for the government which is utilized or to be utilized for public purposes. I hope it is clear. So second point है from taxpayers point of view क्या है, गवर्नमेंट जो टैक्स दे रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो टैक्स क्या है। सर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो है टैक्स, लिखो टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट। यस सर, एक तरह से देखा जाए तो टैक्स एक पेमेंट है। सभी को पता है टैक्स देना होता है, सरकार को कुछ पैसे देने होते हैं, दैट इज कॉल्ड टैक्स। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है। कंपल्सरी पेमेंट है, कंपल्सरी पेमेंट मतलब देना पड़ेगा या ऑप्शन होती है, मतलब मैं दूं ना दूं मेरी मर्जी, मेरा वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन है मैं नहीं करता, किसी का मन कर रहा है वो कर दो, ऐसा होता है या सरकार को देना ही पड़ता है। सर देना ही पड़ता है, टैक्स तो सरकार को देना ही पड़ता है। आपके पास चॉइस थोड़ी है कि मैं दूं या ना दूं। बिल्कुल अगर आप पे बनता है, अगर कुछ क्राइटेरिया फुलफिल होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना बनता है तो आपको देना पड़ेगा। टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, बट यहां है अंडर एन एक्ट। सर ये लाइन लिख के ना, अंडर एन एक्ट, इन्होंने इस टैक्स को हफ्ता वसूली से थोड़ा अलग कर दिया। वो होता ना फिल्मों में देखते हो भाई लोग, चल 50,000 रुपए निकाल नहीं तो तेरे को बिजनेस नहीं करने देगा, चल 2 करोड़ रुपए निकाल नहीं तो इस शहर में नहीं रहने देगा। टैक्स है तो वैसा ही, आपको गवर्नमेंट को देने ही पड़ेंगे, आपके पास चॉइस नहीं है कि आप दो या ना दो। लेकिन बस उसमें और इसमें यह फर्क डाल दिया कि ये अंडर एन एक्ट है, वो अंडर थ्रेट है, फोर्स है, गन दिखा के है, लेकिन ये अंडर एन एक्ट है। ये एक तरह से कानून के अंदर ही वो आपसे वसूल रहे हैं, तो हफ्ता वसूली। टैक्स भी देखा जाए तो एक हफ्ता वसूली, सालाना वसूली, ईयरली वसूली, पता नहीं क्या कुछ भी नाम ले दो, एक तरह से वसूली है।
और आपसे वो लेके रहेंगे। कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट है अंडर एन एक्ट। बोले प्लीज, क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ जी बोलो बोलो, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मैं इसमें कुछ मेंशन कर दूं। नंबर 1, it is a compulsory payment. Yes, this is compulsory payment under an act. Under an act. सर अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो टैक्स हमने दो बातें कर ली, फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और फ्रॉम टैक्स पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, राइट? गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट यूटिलाइज करेगी या टू बी यूटिलाइज्ड है फॉर द पब्लिक पर्पसेस। और टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को जाएगा अंडर एन एक्ट, ठीक है? सर अब मेरा एक क्वेश्चन है अब हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सर टैक्स कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को जाएगा। मेरा क्वेश्चन है सर ये कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? सर कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा मतलब कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? सर इसका क्या मतलब बनता है? सर इसका मतलब बनता है, देखो आप जानते हैं इंडिया में ना, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। इंडिया एक फेडरल कंट्री है। इंडिया में दो गवर्नमेंट पैरेलल रन करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल, अगर मैं यूपी की बात करूं तो आदित्य योगीनाथ जी, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैं मतलब दिल्ली, इंडिया में दो तरह की गवर्नमेंट रन करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। आप जानते हैं पैसे की जरूरत दोनों को है। सेंट्रल को भी पैसे की जरूरत है, स्टेट को भी पैसे की जरूरत है। सेंट्रल को पूरे देश की डेवलपमेंट करनी होती है, स्टेट को स्टेट टू अपनी अपनी स्टेट की डेवलपमेंट करनी होती है। क्वेश्चन है टैक्सेस का पैसा कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा या स्टेट गवर्नमेंट लेगा? मेरा ये क्वेश्चन है। आपने ये तो बता दिया कि टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को मिलेगी, लेकिन ये नहीं बताया कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टैक्स मैं मानता हूं टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा, लेकिन सेंट्रल या स्टेट? टैक्स का पैसा मोदी जी की जेब में जाएगा या टैक्स का पैसा दिल्ली की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल जी की जेब में जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन। हाँ जी बताइए सर प्लीज। अब पैसे की जरूरत कहोगे तो दोनों को है, डेवलपमेंट की बात करोगे तो दोनों ने करना है। सेंट्रल को भी पैसे की जरूरत है, मोदी जी को भी, और स्टेट को भी जरूरत है, केजरीवाल जी को भी। मेरा क्वेश्चन है टैक्स का पैसा किसकी जेब में जाएगा? मोदी जी की जेब में जाएगा या फिर केजरीवाल जी की जेब में जाएगा? दैट इज माई क्वेश्चन। दैट इज माई क्वेश्चन। प्लीज टेल मी, टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट बताइए प्लीज? सेंट्रल गवर्नमेंट या टैक्स का पैसा किसकी जेब में जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? ये आपने बताना है। अंडर एन एक्ट वो तो ठीक है। हाँ जी मैं बताऊं आपको। अच्छा एक स्टूडेंट का आंसर आता है। हाँ जी बेटा बताओ। अब आप मेरी इस वीडियो देख रहे हो, सिंगल स्टूडेंट से वीडियो चलती है आजकल, ऑनलाइन का जमाना है, सब घर बैठ के वीडियो देखते हैं। तो बेटा अब तो मेरे सामने आप बैठे हो, आप बताओगे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट को? तो सर स्टूडेंट का क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। मैंने कैसे? सर मेरा दिल कहता है। दिल की बात थोड़ी चलेगी भाई, कहां लिखा है ये बात कि जो टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा? आइए मैं आपको बताता हूं। सर सब लिखा हुआ है, सब एक एक डिस्कशन जो हम करते हैं ना, सब कुछ इनकम टैक्स में लिखा हुआ है, सब कुछ, कोई छुपा नहीं हुआ। सर देखो इंडिया में ना एक सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी पावर, मतलब उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी पावर वही है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिख लेना सर मेरे साथ साथ। एक इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, नाम तो सुना होगा आपने। यस, इसके अंदर एक 7 शेड्यूल है, आर्टिकल 246 के अंदर, आर्टिकल 246 के अंदर एक 7 शेड्यूल है। सर इस 7 शेड्यूल के अंदर ना 3 लिस्ट है। लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 3। ठीक है, लिखते हैं ना सर, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 3। लिस्ट नंबर 1 जो है ना सर, उसका नाम है यूनियन लिस्ट। लिस्ट नंबर 2 का नाम है स्टेट लिस्ट। लिस्ट नंबर 3 का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है सर, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 246 है, 7 शेड्यूल है, जिसमें 3 लिस्टें हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सर यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर होता है, मतलब इसके अंदर जो भी मैटर लिखा जाएगा,
इसके अंदर जो भी मैटर लिखा जाएगा उसके ऊपर जो लॉ बनाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगी। पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ। ओनली पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग दिस एंट्री। और ये पावर ना एक्सक्लूसिव पावर है। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाएगी, और पार्लियामेंट आगे ये पावर किसको डेलीगेट करती है, वो टैक्सेस लेने की सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होगी वो टैक्स लेने की। इस लिस्ट में जो आएगा उसमें पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, और ये एक एक्सक्लूसिव पावर होगी। एक्सक्लूसिव पावर का मतलब है यहां पर स्टेट गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ओके, जो मैटर स्टेट लिस्ट में लिखे होते हैं, अगर मैं स्टेट लिस्ट की बात करूं तो जो मैटर स्टेट लिस्ट में लिखे होते हैं, ओनली स्टेट लेजिस्लेचर हैज पावर टू मेक लॉ। यहां पर जो लॉ बनाएगी वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, और जो फिर आगे वो जो लॉ बन जाएगा तो वो जो टैक्सेस को कलेक्ट करने की या टैक्स लगाने की ड्यूटी है वो स्टेट गवर्नमेंट पे लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये एक्सक्लूसिव पावर है। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। मतलब लिस्ट 1 में जो लिखा उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का राज, लिस्ट 2 में जो लिखा उस पर स्टेट गवर्नमेंट का राज, और कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा एक दूसरे के साथ। ना सेंट्रल स्टेट की लिस्ट में लिखे हुए मैटर पर इंटरफेरेंस करेगा, ना स्टेट सेंटर में लिखे हुए मैटर पर इंटरफेरेंस करेगा। आई होप इट इज क्लियर। कॉन्करेंट लिस्ट में जो पावर है, बोथ हैविंग पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है, दोनों को पावर मिली है इसके अंदर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से। कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर है उसमें दोनों को पावर मिली है। हां, वहां वो दोनों इंटरफेरेंस कर सकते हैं। यस, वहां जो लॉ बनेगा वो दोनों के लिए बनेगा। ओके सर, B.R. अंबेडकर जी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया वो बड़े समझदार इंसान थे। उन्हें पता था फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लड़ेंगी, ये बोलेंगी ये टैक्स मेरा, ये टैक्स मेरा, ये टैक्स मेरा, ये टैक्स मेरा। उन्होंने बड़ी समझदारी से जाते हुए काम किया, जो लॉ बनाया, जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 246 बनाया, 7 शेड्यूल बनाया, उसमें 3 लिस्टें बना दी, और उन्होंने बोल दिया कि जिस टैक्स का नाम अब हम लिस्ट नंबर 1 में लिखने वाले हैं उस पर जो टैक्सेस लगाने की पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। लड़ना नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं बोलेगी कि टैक्स हमें दो, ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के रहेंगे। और जिस टैक्स का नाम हम स्टेट लिस्ट में लिखेंगे उनके ऊपर जो पावर है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी और किसी के पास नहीं रहेगी। देखो कितना सिंपल, उन्होंने झगड़ा बिल्कुल खत्म कर दिया, और उन्होंने बोला जिस भी टैक्स को या जो भी मैटर हम लिस्ट नंबर 3 में लिखेंगे उसमें पावर दोनों के पास रहेगी। ओके सर, यूनियन लिस्ट में उन्होंने लिखा एंट्री नंबर। अब सर ये एंट्री नंबर क्या होता है? सर ये एंट्री नंबर कुछ नहीं है, जैसे हम रजिस्टर में कोई एंट्री करते हैं कोई नंबर लिख देते हैं वैसे है बस। एंट्री नंबर 82 बनाई, एंट्री नंबर 82 बनाई, और इसमें लिखा सर उन्होंने इनकम टैक्स। एंट्री नंबर 82 में लिखा हो उन्होंने इनकम टैक्स। लो जी, अब ये झगड़ा खत्म हुआ, अब आपको नॉलेज हो गई है। अब अगर मैं पूछूं बताओ इनकम टैक्स नाम का टैक्स जो है वो कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा? आप बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं बोलूंगा क्यों? सर ये यूनियन लिस्ट में लिखा है और एंट्री नंबर 82 से लिखा है, और जो चीज यूनियन लिस्ट में लिखी होती है उसके ऊपर जो लॉ है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, जो टैक्स लेने की पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स। वैसे मजे की बात दिखाऊं आपको एक, इसका पूरा नाम है इनकम टैक्स other than agricultural income, other than agricultural income। सर बड़े लोग कहते हैं इनकम टैक्स में ना एग्रीकल्चरल इनकम माफ है। हां बिल्कुल सही बात है, वो गलत नहीं कहते। इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल इनकम माफ है, एग्रीकल्चरल इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगता। मैं भी सही कहता हूं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात बताऊं, एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगता नहीं या सरकार की औकात ही नहीं है टैक्स लगाने की? सर लगा ही नहीं सकती। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कह दिया कि इनकम टैक्स जो है ना वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, लेकिन अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम पर।
एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़कर। एग्रीकल्चरल इनकम पे लगाने की सोच भी मत लेना, हम आपको पावर देंगे नहीं कि आप एग्रीकल्चरल इनकम पे लगा सको, बिल्कुल भी नहीं। तो सरकार ने एंट्री नंबर 82 के थ्रू जो पावर दी है वो सिर्फ इनकम टैक्स की दी है, और वो भी अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम की। तो सर एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगता ही नहीं, लग सकता है। ये पावर गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दी है। यस, एग्रीकल्चरल इनकम पर जो इनकम टैक्स लगेगा वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, लेकिन हालांकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम पर इनकम टैक्स लगाती नहीं है। हां, पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर जो इनकम टैक्स लगाने की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो जवाब आएगा स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है। उन्हें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही लिख दिया था कि आप इनकम टैक्स लगा सकते हो, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़कर। सर दो तरह के एमसीक्यू मैंने कवर कर लिए हैं। एक, जो इनकम टैक्स है वो कौन सी एंट्री के थ्रू आता है और कौन सी लिस्ट में आता है और कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। दूसरा, एग्रीकल्चरल इनकम पर जो टैक्स लगेगा अगर पावर है तो वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सर जवाब है इनकम टैक्स जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, बट एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है उसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही बाहर कर दिया था। उन्होंने बोला ये पावर हम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद सर एक एंट्री नंबर है 83, एंट्री नंबर 83, दैट इज कस्टम। वाओ, अच्छा, वो कस्टम टैक्स जो होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। हाँ जी बिल्कुल सर, सारे नाम लिखे, मैं सब नाम गिनवा दूंगा। अब आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो कि कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट के पास जाता है। इसे पढ़ने के बाद आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो कि कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट के पास जाता है। सर एक एंट्री नंबर 84 है, एक एंट्री नंबर 84 है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी वो एंट्री नंबर 84 में लिखा हुआ है। अरे सर हमने तो सुना एक्साइज ड्यूटी बंद हो गई, एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई। हां सर बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आज भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। हां, वो अलग बात है कि उनको हमें अब सीखना नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उनकी जगह जीएसटी आ गया है। लेकिन आज भी ऐसा है, एक्साइज पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मैं मानता हूं एक्साइज 95% खत्म हो गया है, मोस्टली खत्म हो गया है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर आज भी पुराने वाला एक्साइज ड्यूटी लगता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, ये बड़े सारे प्रोडक्ट है। सिगरेट पे भी आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, सिगरेट पर आज भी एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी लगता है। तो मैं ये बोलूंगा कि एक्साइज ड्यूटी एंट्री नंबर 84 में है। मेजॉरिटी गुड्स के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी वो खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी एक्साइज ड्यूटी है। ओके, तो मैंने लिख दिया एंट्री नंबर 84। तो एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ओके सर, थोड़ी सी मैं आपको और बात करता हूं, आपके साथ थोड़ा और डिस्कशन करता हूं। सर आपको पता है एक्साइज ड्यूटी किस चीज के ऊपर लगती है? एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर लगती है? इज ऑन मैन्युफैक्चर। अगर आपने इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चर किया तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। आप उसे बेचो या नहीं बेचो वो बात की बात है, बेचोगे तो सेल टैक्स भी देना पड़ेगा, वो बात की बात है। लेकिन अगर आपने इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चर किया तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। ओके, क्या आप जानते हैं सर एक्साइज ड्यूटी में अब तो एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई, उसके बदले में जीएसटी आ गया, लेकिन कुछ पुरानी बात कर रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि जैसे आप पुरानी बातें पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज एक्सटेंड होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सर देखो एक्साइज ड्यूटी क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जिद पे अड़ गई कि एक्साइज ड्यूटी हम लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बोली हम लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट बोली हम लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग होगा इंडिया में तो ड्यूटी हमारी, ड्यूटी मतलब टैक्स, एक तरह से टैक्स। सर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा रुको, हम बांट देते हैं, हम ऐसा करते हैं कुछ गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, कुछ गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी, ऐसे बांट देते हैं। और मैं आपको बता दूं सर, जब हम जीएसटी पढ़ेंगे ना, जीएसटी वाली क्लास स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास, इसको इतना डिटेल में करेंगे पूछो मत। अभी तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाता है, मुझे बतानी है, बातें क्लियर करनी है, सो दैट आप टैक्स का मीनिंग समझ पाओ। वरना जीएसटी में हम एक्साइज ड्यूटी को बहुत इलेबोरेट करके चलेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो सर गवर्नमेंट ने बोला जो एक्साइज ड्यूटी है ना, जो मैन्युफैक्चर के ऊपर लगती है, वो हम बांट देते हैं कि वो कुछ गुड्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, कुछ गुड्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लेगी। ठीक है,
सर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हमें 3 गुड्स के ऊपर दे दो, बाकी आप सारी सेंट्रल को दे दो, हमें कोई इश्यू नहीं है। 3 गुड्स ऐसी हैं जो आप हमें दे दो, बाकी सारी सेंट्रल को दे दो। तो सेंट्रल ने बोला ठीक है आप इनको दे दो 3 गुड्स के ऊपर। कौन कौन से मांग रहे हैं? बोले एक, जो एक्साइज ड्यूटी एल्कोहलिक लीकर पे बनेगी, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे बनेगी, वो एक्साइज ड्यूटी हमारी। लो जी बताओ, ये क्या किया उन्होंने? ये तो इन्होंने मतलब पांडवों की तरह कृष्ण भगवान को ही मांग लिया कि कृष्ण भगवान हमारे भाई एल्कोहलिक लीकर से ज्यादा आज के दिन कमाई देने वाला प्रोडक्ट कौन सा है भाई? रिसेशन हो या ना हो इंडिया के अंदर, यहां तो भीड़ लगी रहती है। और ये उस एल्कोहलिक लीकर की बात कर रहे हैं जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है। मतलब कुछ एल्कोहलिक लीकर मेडिसिन वगैरह में भी यूज हो रहा है। बोले वो नहीं, वो चाहो तो आप सेंट्रल को दे दो, दवाइयों में जो डलता है वो दे दो आप, हमें तो वो दे दो जो ठेकों पे मिलता है। इंडिया में ठेकों पे मिलता है ना, बियर, विस्की, रम, जिन, वोडका, ये जितने भी आइटम है लीकर के नाम की, ये सब हमें दे दो। इन सब पर आने वाली एक्साइज ड्यूटी स्टेट ने बोला हमारी, और ये हमें दे दो बस। लो बताओ, ये तो सबसे बड़ा मतलब रिसेशन फ्री प्रोडक्ट है, इसमें तो कभी रिसेशन आ ही नहीं सकता भाई। स्टूडेंट का रिजल्ट आया, बच्चा फेल हुआ, वो भी यही मिलता है, और जो पास हुआ वो भी यही मिलते हैं। तो लो जी, गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला एक तो हमें ये दे दो, और बोलो, बोले एक हमें दे दो ओपीएम पर, ओपीएम मतलब अफीम, और तीसरा हमें दे दो नैरकोटिक्स यानी कि ड्रग्स वगैरह, चरस, गांजा, हीरोइन, इन पर दे दो। तो सर देख लो, सब पर तो मांग लिया, बड़ी बड़ी चीजें तो मांग ली इन्होंने। हां जी, तो इन 3 चीजों के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी थी वो जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, और जितनी भी अदर गुड्स बचेंगी ना उन पर जाएगी एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सही है, तो इन पर जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को और इन 3 पर जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को। सर इसका मतलब ये बना, जो मैंने यहां लिखा है एक्साइज ड्यूटी एंट्री नंबर 84, ये लीकर वाली नहीं है क्योंकि ये तो सेंट्रल लिस्ट में है, इस पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। यानी कि ये लीकर वाली नहीं है, ओपीएम वाली नहीं है, नैरकोटिक्स वाली नहीं है, इस पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। ये अदर गुड्स वाली है, बिल्कुल सही है, ये अदर गुड्स वाली है। हालांकि इन पे भी मेजोरिटी आइटम पर जीएसटी आ गया है और अब ये खत्म हो गई है, लेकिन कुछ पे तो बची हुई है आज भी। सर जीएसटी आने के बाद ओपीएम और नैरकोटिक्स पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी भी खत्म हो गई है। हालांकि जीएसटी आने के बावजूद एल्कोहलिक लिकर पर आज भी एक्साइज ड्यूटी ही लगती है। यानी कि बियर, विस्की, वाइन, रम, वोडका, जिन, जितने भी तरह के ये एल्कोहलिक लिकर वाले प्रोडक्ट है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, इन सब के ऊपर आज भी स्टेट एक्साइज लगता है। आज भी स्टेट एक्साइज लगता है। हालांकि जीएसटी आ गया है, लेकिन लीकर के ऊपर जीएसटी नहीं आया है। जीएसटी अदर देन लीकर के ऊपर है, लीकर पे जीएसटी नहीं है। तो सर आप बताइए, आपको क्या लगता है स्टेट लिस्ट में लीकर वाली एंट्री होगी या नहीं होगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। और ये आपकी एंट्री नंबर है, एंट्री नंबर 51। लिख लो सर, एंट्री नंबर 51, और यहां लिखा हुआ है टैक्स ऑन एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ईडी, एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। देख लो सर, तो एल्कोहलिक लीकर के ऊपर जो भी एक्साइज ड्यूटी है या जो भी उसके ऊपर लॉ है, वो सारा लॉ कौन बनाएगा? सर वो सारा लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट लिस्ट बनाएगी, मतलब लॉ बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर और पावर मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट को। सर एक एंट्री थी, एंट्री नंबर 54। हालांकि ये एंट्री भी खत्म हो गई है जीएसटी आने के बाद, लेकिन थी, अभी भी है, कुछ आइटम पर अभी भी है। वैट, जैसे हमने सुना हुआ सेल टैक्स, तो वैट जो था वो भी स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था, या आज भी है। जिन जिन आइटम पर आज भी वैट है, हम कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट का ही है। तो देख लो सर, कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाता है, बता दिया मैंने आपको। कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाता है, बता दिया मैंने आपको। इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाता है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट को। कैसे बता? सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ। अच्छा, कस्टम कौन से टैक्स, कस्टम कौन सी गवर्नमेंट को जाता है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट को। कैसे बता? सर इनकम टैक्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 7th शेड्यूल की यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 83 में लिखा हुआ है। अच्छा, सेंट्रल एक्साइज, सर सेंट्रल गवर्नमेंट को 84 में लिखा हुआ है। लीकर पर टैक्स, लीकर पर एक्साइज ड्यूटी, सर वो तो स्टेट गवर्नमेंट को।
एंट्री नंबर 51 में लिखा हुआ है स्टेट लिस्ट के अंदर। वेरी गुड। वैट किसको जाएगा? एंट्री नंबर 54 में लिखा है। सही है। देखो सर, यहां पर हम थोड़ा सा ना एक काम करते हैं, बना लेते हैं रफली बना लेते हैं, यहां पे बताओ, एक एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस, पहला पॉइंट है इनकम टैक्स। आप बताइए सर, इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? सर ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। लॉजिक बताओ, रीजन बताओ, आपको कैसे पता? आपको बताओ कैसे पता? सर एक एंट्री नंबर होती है, ओके, एंट्री नंबर कौन सी? सर एंट्री नंबर 82 है, और वो भी यूनियन लिस्ट की। चलो वेरी गुड। सर दूसरा बताओ, दूसरा आप बताओ, एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहलिक लिकर, ये किस पे जाएगी? सर ये जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को। आज भी जा रही है? बिल्कुल जा रही है सर। एंट्री नंबर बोलो सर। 51 ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है। अच्छा बताओ, कस्टम किसको जाएगा? कस्टम, सर कस्टम जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। कहां लिखा है? सर ये लिखा है एंट्री नंबर 83 ऑफ यूनियन लिस्ट। बिल्कुल सही। देखो सर, ऐसे बनाते जाओगे ना, बड़ा मजा आएगा आपको, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। कस्टम आ गया। इसके बताओ आप, वैट किसको जाएगा? वैट, सर वैट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। अच्छा जी, वैट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। कहां लिखा है? सर एंट्री नंबर 54 ऑफ स्टेट लिस्ट में लिखा है। ठीक है। अच्छा ये तो सेंट्रल एक्साइज कहां जाएगा? सेंट्रल एक्साइज जो पेट्रोल वगैरह पे लगता है, टबैको पे लगता है, सर वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अच्छा, वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे पता? सर ये एंट्री नंबर 83 ऑफ यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है। तो देख लो सर, आइडिया आया नहीं आया? कौन सा टैक्स कौन सी? सर देखो, टैक्स का मतलब क्या है ये तो आप जानते हो। स्टार्टिंग देखो हम कहां से पढ़ रहे हैं। टैक्स का मतलब क्या है तो आप सीख गए। टैक्स मीन्स कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, बट द क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट? टैक्स मीन्स कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? तो सर उसका आंसर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, और वो उनके यहां लिस्टें हैं, उस लिस्ट से क्लियर होता है कि कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा। तो सर वो जाएगा, इनकम टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, वैट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल एक्साइज जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट एक्साइज जाएगा वैट स्टेट गवर्नमेंट को, और जो कस्टम है वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सही है। सर एक क्वेश्चन रह गया, वो तो आपने बताया ही नहीं। अब कौन सा रह गया? सर जीएसटी किसको जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? अरे वाह, ये क्वेश्चन तो हमारा रह गया। चलो देखते हैं लिस्ट में कहां लिखे हैं इसको। बताओ सर जीएसटी कहां जाएगा? जीएसटी कहां जाएगा आपको बताना है। ये रही हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 246 7 शेड्यूल। हां जी सर, देखो जीएसटी के लिए बहुत सारे झगड़े थे। जीएसटी को लेके आने के बहुत सारे झगड़े चल रहे थे। जीएसटी को कैसे लाया जाए, बड़ा झगड़ा था, बहुत लंबा झगड़ा चल रहा था। मतलब 10-12 साल से ये बात चल रही थी कि जीएसटी को कैसे लाया जाए। झगड़ा क्या था? जीएसटी जो था, अब मान लो एक दिन, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के समझाता हूं, थोड़ी सी फेक एग्जांपल है सिर्फ समझने के लिए। मोदी जी ने एक दिन कहा कि हम देश के अंदर जीएसटी लाएंगे। सारी स्टेट ने कहा जी बड़ा अच्छा सोच रहे हो, सभी लोग सोच रहे हैं, बहुत साल से सोच रहे हैं, आप भी ट्राई करो। मोदी जी कहा हम जीएसटी लेके आएंगे, लेकिन हम कैसे लेके आए? हम लोग लिस्ट नंबर 1 में लेके आएंगे, हम यूनियन लिस्ट में लेके आएंगे, हम एक नया लॉ बनाएंगे जिसका नाम जीएसटी है। इससे पुराने सारे टैक्सेस खत्म हो जाएंगे और एक नया बन जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स का, सिंगल टैक्स बनाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स 1 इंडिया, ऐसा कुछ बनाएंगे। और वो एक्साइज और वो वैट और वो सब हम खत्म कर देंगे पुराने लॉज और नया लॉ लेके आएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट बोली कि सर, अब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मैं अरविंद केजरीवाल को लेता हूं, ठीक है ना। अरविंद केजरीवाल और मोदी जी की बनती नहीं है, तो इसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा जी अच्छा आप नया लॉ लेके आओगे? बोले हाँ। बोले हमारे जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी नया लॉ बनाना हो तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बना सकती है, उन्हें किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। हम चाहे तो नया लॉ बना सकते हैं, हमें यूनियन लिस्ट में लिखना है, बस एक एंट्री डालनी है और वहां लिखना है जीएसटी, हम डाल सकते हैं क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है नया लॉ बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने कहा तो आप हमें बता क्यों रहे हो बात, बना दो लो,
नया लॉ लिख दो फिर आप। जब आपको पता है कि आप नया लॉ बना सकते हो और आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है तो बनाओ ना, लिखो आप यूनियन लिस्ट में। पर आप लिख पाओगे नहीं। मोदी जी ने कहा क्यों क्यों नहीं लिख पाएंगे? बोले आपको भी पता है, हमें पता है, जीएसटी नया लॉ है ही नहीं। सर नया लॉ वो होता है जो बिल्कुल नया हो। पुराने लॉ को खत्म कर कर नया बनने वाला नया थोड़ी होता है। जीएसटी आने से वैट खत्म हो जाएगा, जीएसटी आने से एक्साइज खत्म हो जाएगा, तो ये नया कहां से हुआ? नया तो वो होता है जो पुराने हैं उनको एज इट इज रहे और एक नया लॉ आ गया। जैसे आप 1994 में सर्विस टैक्स लेके आए थे, वो एक नया लॉ था, आपने अपनी मर्जी से सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में इंट्रोड्यूस किया। हाँ बिल्कुल सही है, यूनियन लिस्ट में इंट्रोड्यूस किया, बिल्कुल सही है, हम कोई कुछ नहीं बोले। लेकिन अगर आप जीएसटी लाएंगे तो उससे हमारे टैक्सेस खत्म हो रहे हैं, हमारा रेवेन्यू खत्म हो रहा है, वैट खत्म हो रहा है, एक्साइज खत्म हो रहा है, कितने सारे लॉस खत्म हो रहे हैं। हम आपको नया लॉ नहीं बोलने देंगे इसको, ये नया लॉ नहीं है। मोदी जी बोले हाँ हमें पता था, हम तो ऐसे ही ट्राई मार रहे थे, क्या पता मान जाओ तुम लोग। अरविंद केजरीवाल ने कहा जी हम पढ़े लिखे आदमी, ऐसी बात नहीं है, आप भूल जाओ जीएसटी लाने के लिए। अगर जीएसटी लाना है तो फिर हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जीएसटी आ पाएगा। मोदी जी ने बोला तो देखो देश की भलाई है, आप लोग साथ हो जाओ, चलो जीएसटी लेके आते। अरविंद केजरीवाल ने कहा ले आओ, लेकिन लाओगे कैसे? बोले हम यूनियन लिस्ट में लिखेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा और हमारा जो वैट खत्म हो गया उसका रेवेन्यू चला गया, जो और टैक्सेस हमारे खत्म होंगे उनका रेवेन्यू चला गया, उनका क्या? मोदी जी ने कहा जब जीएसटी का पैसा हमारे पास आएगा तो उसमें से कुछ पैसा हम आपको दे देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा हम भिखारी हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट के राजा हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट हैं, हम आपसे पैसे मांगेंगे, भीख मांगेंगे? अरे क्यों मांगेंगे हम? आप एक काम करो ना, स्टेट लिस्ट में लेके आते हैं जीएसटी, जब पैसा आएगा तो थोड़ा सा आपको दे देंगे। मोदी जी बोले हमें समझा गया तुमने, हम रूलिंग पावर है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम सरकार है, हम तुमसे पैसा लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हम भी कम नहीं है, हम भी सरकार है अपने स्टेट की, समझ गए, हम भी आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम भिखारी थोड़ी हैं। भाई झगड़ा हो गया, ना टैक्स को यूनियन लिस्ट में लाने देंगे, ना टैक्स को स्टेट में। मोदी जी कहते हैं स्टेट लिस्ट में तो भूल जाओ, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं यूनियन लिस्ट में भूल जाओ, आप राजा बन जाओ, टैक्स ले लो और हमें बांटो थोड़ा थोड़ा, हमें तो आप दोगे नहीं, अपने अपने बीजेपी वाली सरकारें जहां जहां जीती है उन्हीं को दोगे, हमें तो कुछ मिलने वाला है नहीं। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। स्टेट गवर्नमेंट अपनी जीत पड़ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जीत पड़ गई, ना जी ना। मोदी जी ने कहा क्या चाहते हो? बोला मैं चाहता हूं कि टैक्स ऐसा हो जो हम दोनों मिलकर लगाएं, जनता से हम दोनों मिलकर वसूले, आधा आपका आधा हमारा, सही है? मोदी जी ने कहा डन, ऐसा लॉ बनाएंगे जीएसटी का जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बनाएंगी, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मिलकर बनाएंगी, जो टैक्स दोनों गवर्नमेंट कस्टमर से भी इकट्ठा लेंगी। देखो ना, आप लोग जो देखते हो आजकल जो बिल बन के आता है आपके पास, उस पर लिखा होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। अगर रेट 18% है तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। यस सर, तो दोनों गवर्नमेंट ने सोचा कि लॉ ऐसा बनाएंगे जो दोनों गवर्नमेंट मिलके बनाएंगी और दोनों गवर्नमेंट मिलके लगाएंगी। बताओ अगर ऐसा हो जाए फिर बात बन जाएगी नहीं बन जाएगी? हाँ, अरविंद केजरीवाल जी बोले, मोदी जी बोले भाई ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा। मोदी जी ने बोला चलो फिर कॉन्करेंट लिस्ट में लिख देते हैं। भाई कॉन्करेंट लिस्ट तो वो है जहां दोनों गवर्नमेंट के पास पावर होती है, इसमें तो हम लिख ही सकते हैं जीएसटी को। अरविंद केजरीवाल ने कहा जी ना 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 ना, इसमें नहीं लिखने देंगे हम। बोले क्यों? बोले बात ऐसी है कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 254, और ये आर्टिकल 254 ये कहता है कि जो भी मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा होगा जिसके ऊपर पावर दोनों गवर्नमेंट के पास है, अगर कल को कोई मैटर क्लैश करता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में तो सेंट्रल प्रिवेल करेगा, यानी कि सेंट्रल की चलेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा बात तो वही होगी ना, लिस्ट 1 जैसा हाल हो गया ना। कल को हम बोलेंगे ये रेट हमें पसंद नहीं है जीएसटी का, आप बोलोगे हमें तो पसंद है, क्लैश कर गया मैटर, लो जी आपकी चल जाएगी, हमारी तो चलेगी ना। ये बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने कहा यार ना तुम यूनियन लिस्ट में लेके आने दे रहे हो, ना मैं तुम्हें स्टेट लिस्ट में लेके आने दे रहा हूं, आर्टिकल 254 कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आने दे रहा, तो जीएसटी लाए कैसे? जीएसटी तो लेके आना ही आना है। देश की डेवलपमेंट के लिए जीएसटी बहुत जरूरी है, सारी कंट्रीज ला चुकी है, अब हमें लेके आना पड़ेगा जीएसटी जितनी जल्दी हो सके। केजरीवाल ने कहा जी मैं क्या करूं, आप बताओ कैसे लेके आए? ऐसा लॉ बनाओ जिसमें दोनों गवर्नमेंट मिलके बनाएंगी, लॉ दोनों गवर्नमेंट मिलके बनाएंगी, टैक्स दोनों गवर्नमेंट लगाएंगी, दोनों ही गवर्नमेंट लेंगी टैक्स। ऐसा लॉ बनेगा तो हम एग्री हैं, वरना हम एग्री नहीं है। बोलो बोलो बोलो। मोदी जी ने कहा एक तरीका है, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड कर देते हैं,
हम इस आर्टिकल 246 को ही चेंज कर देते हैं या कोई नया आर्टिकल ले आते हैं और उसमें लिख देते हैं कि दोनों गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स बनाने की भी, लगाने की भी, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है टैक्स बनाने की, और सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास पावर रहेगी टैक्स को कलेक्ट करने की। बोलो, अरविंद केजरीवाल ने जी बोला ये बात सही है, और फिर प्रोसेस स्टार्ट हुआ सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज करने का। और मैं आपको बताऊं, अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और एक नया आर्टिकल लाया गया, आर्टिकल 246 कैपिटल एक न्यू आर्टिकल लाया गया जिसका नाम था 246 कैपिटल ए, और इसके अंदर लिखा गया बोथ द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर हैविंग पावर टू मेक लॉ ऑन जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर जो पावर है वो दोनों गवर्नमेंट को दी, दोनों लगा सकते हैं, दोनों कलेक्ट कर सकते हैं, अपना अपना कलेक्ट करेंगे, पूरा पावर बनाई गई। तब जाकर दोनों राजी हुए कि अब जीएसटी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जीएसटी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखते भी हैं सर, जो बिल बनता है उसमें दोनों लगाते हैं लोग। मतलब मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं, कई लोग आपको बोलेंगे जीएसटी कौन सी एंट्री के थ्रू आया, जीएसटी कोई एंट्री के थ्रू नहीं आया। आर्टिकल 246 जीएसटी को ला ही नहीं पाया, ना लिस्ट 1 लेके आ पाई, ना लिस्ट 2 लेके आ पाई, ना लिस्ट 3 लेके आ पाई। आर्टिकल 246 फेल हो गया जीएसटी को लाने के लिए। जीएसटी को लाने में जो सक्सेसफुल हुआ वो था आर्टिकल 246 कैपिटल ए, जो कि नया बनाया गया था। जीएसटी को लेके आने के लिए उसे नया बनाया गया और उसमें लिखा गया दोनों गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है जीएसटी लगाने की, दोनों गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है जीएसटी लगाने की। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूंगा, इन्होंने कुछ ऐसा बनाया लो कि अगर होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई। सर इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है दिल्ली टू दिल्ली, पंजाब टू पंजाब, विद इन द सेम स्टेट, दिल्ली से दिल्ली में सप्लाई अब एक नया वर्ड है, हम जीएसटी में सीखेंगे सब कुछ। इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो इसके ऊपर जो लॉ बनाएगा या जो टैक्सेस है वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जाएगा। और यह बात किसी एंट्री में नहीं लिखी हुई बल्कि आर्टिकल 246A1 में लिखी हुई है। लेकिन साथ में यह भी बनाया कि अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाई है यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से हिमाचल, कोई भी ऐसी, हालांकि इसमें जो टैक्स लगेंगे उसका नाम होगा CGST प्लस SGST, ठीक है। फिर इन्होंने बोला अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो इस पर जो टैक्स आएगा ना वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा किया है इस पर जो टैक्स आएगा उसका आधा हिस्सा हम आपको दे देंगे, बाद में दे देंगे, लेकिन ये बाद में मिलेगा। एक बार तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी अगर इंटरस्टेट सप्लाई है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में। और ये बात इन्होंने आर्टिकल 246 कैपिटल A2 में लिखी और इसमें जो गवर्नमेंट टैक्स लेगी उसका नाम लिखा गया IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सर मैंने बता दिया जीएसटी जो है वो टैक्स कौन सी गवर्नमेंट के पास जाता है, जीएसटी का टैक्स कौन सी गवर्नमेंट के पास जाता है मैंने बता दिया। अगर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, विद इन द सेम स्टेट सप्लाई है, तो ये टैक्स सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास जाता है। और अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होने वाली सप्लाई है, तो ये टैक्स पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है IGST के नाम से और बाद में सेंट्रल उसका आधा हिस्सा स्टेट को ट्रांसफर कर देती है। ये होता है जीएसटी का सिस्टम। हालांकि जीएसटी के लेक्चर में हम बहुत डिटेल में बातें करेंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है जीएसटी के बारे में लंबी बातें करने की। लेकिन हां, थोड़ी सी बात तो मुझे करनी पड़नी थी क्योंकि मुझे बताना है टैक्स क्या होता है और ये कौन सी गवर्नमेंट को जाता है। सर आप सीख चुके हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप सीख चुके हैं। सर अगर मैं शुरुआत पे आ जाऊं, शुरुआत आज की क्लास हमने जहां से शुरू की थी, सर हमने स्टार्ट किया था टैक्स क्या होता है। हमने पहला लेसन कंप्लीट कर लिया, आज हमने अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट लेक्चर नहीं फर्स्ट लेसन, अभी तो क्लास चलने वाली है। फर्स्ट लेसन का मतलब है हमने ये सीख लिया टैक्स क्या होता है। सर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स एक रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है या यूटिलाइज करने के लिए फॉर द पब्लिक पर्पस के लिए आपसे लेती है। गवर्नमेंट टैक्स इज अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट विच इज यूटिलाइज्ड और टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द पब्लिक पर्पसेस। इज इट क्लियर? अगर हम टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, टैक्स देने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट है अंडर एन एक्ट, जो किसी एक्ट से कैसी एक्ट के अंदर आपसे ली जाती है, ये गवर्नमेंट को जाने वाली कंपल्सरी पेमेंट है। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास उठ गया था कि कौन सी गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, हमने मान लिया
टैक्स एक गवर्नमेंट को दिया जाता है, लेकिन प्रश्न ये है कि ये कौन सी गवर्नमेंट को दिया जाता है। सर जवाब आया, ये मतलब क्वेश्चन आया सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो हमें पता लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये सब लिखा होता है कि ये कौन सी गवर्नमेंट को जाता है। और वहां हमने देखा कि 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। जो मैटर यूनियन लिस्ट में लिखा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, जो मैटर स्टेट लिस्ट में लिखा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, जो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा होता है वो दोनों गवर्नमेंट को जाता है। मैं बता दूं, कॉन्करेंट लिस्ट में आज तक कोई भी टैक्स नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं है कॉन्करेंट लिस्ट में। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिविल और क्रिमिनल मैटर्स हैं, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स है। अगर मैं सिविल और क्रिमिनल मैटर्स की बात करूं तो जैसे एजुकेशन के ऊपर जो लॉ है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। आपने सुना होगा सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और दूसरी तरफ आपने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड भी सुना होगा, पीएसईबी। यस और नो, हरियाणा बोर्ड अलग है, सीबीएसई अलग है। तो ये मैरिज पर जो लॉ है, डाइवोर्स पर जो लॉ है, ऐसे लॉ सारे कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हुए हैं, ऐसे लॉ सारे कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ भी नहीं लिखा। इन लिस्टों को पढ़ने के बाद हमें यह पता लग गया कि इनकम टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाता है। एक्साइज ड्यूटी जो अदर देन लीकर के ऊपर लगती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाती है। हालांकि एक्साइज ड्यूटी मेजॉरिटी आइटम पे खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। एक्साइज ड्यूटी आज भी है, बिल्कुल है। अगर मैं कस्टम की बात करूं तो यह भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाता है। अगर मैं लीकर की बात करूं तो इस पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाती है। वैट जो मिलता है, हालांकि वैट मेजॉरिटी आइटम पे खत्म हो गया, लेकिन आज भी है, आज भी कुछ आइटम पर वैट है, तो उनके ऊपर जो वैट लगता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट की जेब में आता है। फिर हमारे सामने एक इशू आया था कि भाई एक बात बताओ, ये जो जीएसटी है ये किसकी जेब में जाता है? जीएसटी किसकी जेब में जाता है? सर जीएसटी अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो पहले सेंट्रल और स्टेट दोनों इकट्ठा कलेक्ट करते हैं और उनके अपने अपनी जेब में जाता है। लेकिन अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाएगा और ये आईजीएसटी के नाम से जाएगा, और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट इसका आधा हिस्सा जो है वो ट्रांसफर कर देती है स्टेट को। आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि टैक्सेस क्या होता है। प्लीज टेल मी व्हाट इज टैक्स, इज क्लियर और नॉट क्लियर? व्हाट इज टैक्स इज क्लियर और नॉट क्लियर? कौन सी गवर्नमेंट को जाता है और ये बात कहां लिखा है कि ये कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा, ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सर एक एक बात हमें लॉजिक के साथ करनी है, इलॉजिकल कोई बात नहीं करनी, इलॉजिकल कोई बात नहीं करनी, क्योंकि अब मैं आपको जो नेक्स्ट चीज शुरू करने वाला हूं वो है टैक्सेस कितनी तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब हम ये डिस्कशन करेंगे। देखो एक एक करके सिंगल सिंगल करके बातों को उठाएंगे। पहला क्वेश्चन था टैक्स क्या होता है, वी हैव डन इट। बोलिए प्लीज, क्लियर और नॉट क्लियर? हां जी। अब आप एक काम करो, टैक्स को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है? एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। हां जी, तो टैक्सेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। पहले मैं आपको समझाऊंगा इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और फिर इनडायरेक्ट टैक्स से ही मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्ट टैक्स क्या है। ओके सर, देखो एक वर्ड होता है लेवी और एक वर्ड होता है बर्डन, ठीक है? एक वर्ड लेवी, एक वर्ड बर्डन। सर लेवी क्या होता है? इंपोज। लेवी का मतलब है इंपोज, यानी कि ड्यूटी किसके ऊपर है? टैक्स को गवर्नमेंट के पास जमा करवाने की ड्यूटी किसके ऊपर है? टैक्स को गवर्नमेंट के हाथों तक पहुंचाएगा कौन? इसे कहते हैं लेवी करना। और बर्डन होता है टैक्स किसकी जेब से निकलेगा, टैक्स किसकी पॉकेट से निकाला जाएगा, अल्टीमेटली किसकी पॉकेट पे इफेक्ट पड़ेगा, इसे कहते हैं बर्डन। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं, आप समझना। सर देखिए, मैं एक मेडिकल स्टोर पे गया और मैंने बोला मुझे एक मेडिसिन चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है सर, मिल जाएगा आपको ये वाली मेडिसिन। मैंने कहा कितने की है? बोले 200 रुपए की। ध्यान देना सर, ध्यान देना प्लीज। मैं एक मेडिकल स्टोर पे गया, मैंने कहा मुझे एक मेडिसिन चाहिए, ये मेडिसिन कितने की है? बोले 200 रुपए की। मैंने वो मेडिसिन उठाई, उस पर लिखा था 200 और ब्रैकेट में लिखा था इंक्लूसिव ऑफ ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस, मतलब उस 200 रुपए में सभी तरह के टैक्सेस शामिल हैं।
चलिए एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि वो मेडिसिन 180 रुपए की है और जो उसके अंदर टैक्सेस हैं वो 20 रुपए के हैं। बताइए प्लीज, मैं उस दुकानदार को क्या ये कह सकता हूं? आप भी मेडिसिन लेने जाते हैं, आप भी बताइए, क्या आप ये बात कह सकते हैं कि देखिए सर, ये मेडिसिन जो आप हमें 200 रुपए की बता रहे हैं, इसके अंदर 20 रुपए के टैक्सेस है। आप एक काम करिए, 180 रुपए हमसे ले लीजिए, 20 रुपए के टैक्सेस हम गवर्नमेंट को खुद दे आएंगे। आप बताइए सर, क्या आप किसी मेडिकल स्टोर वाले से इस तरह की आर्गुमेंट या इस तरह की बात कर सकते हैं कि सर आप हमसे खाली अपने पैसे ले लीजिए, टैक्सेस नाम के पैसे हम गवर्नमेंट को दे आएंगे? जवाब है नहीं। यहां पे गवर्नमेंट कहती है टैक्स कंज्यूमर पर लेवी ही नहीं है, टैक्स गवर्नमेंट के पास जाएगा तो कंज्यूमर की जेब से ही। 200 रुपए तो मेरी जेब से ही निकलेंगे, नो डाउट, और उसमें से 20 रुपए जो टैक्स के नाम के वो भी मेरी जेब से ही जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट तक पहुंचाने की ड्यूटी वो मेरी नहीं है, वो मेडिकल स्टोर वाले की है। हां बिल्कुल सही है, मैं मेडिकल स्टोर वाले को बिल्कुल ये बात नहीं कह सकता हूं। मेडिकल स्टोर वाला बोलेगा नहीं सर ऐसा नहीं होता, आप हमें 200 रुपए दीजिए, आपके जो 20 रुपए इसमें टैक्सेस हैं वो हम गवर्नमेंट तक खुद पहुंचा देंगे। इसका मतलब लेवी मेरे पे हुआ, गवर्नमेंट तक पहुंचाने की ड्यूटी मेरे पर है या मेडिकल स्टोर वाले पे है? सर वो तो मेडिकल स्टोर वाले पे है, लेकिन पॉकेट किसकी से निकला? मेरी पॉकेट से पैसे निकले 20 रुपए अल्टीमेटली, या उस मेडिकल स्टोर वाले की पॉकेट से निकले? सर वो तो आपकी पॉकेट से निकले। बिल्कुल सही, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो टैक्सेस हैं वो लेवी किसी और के ऊपर होते हैं और बर्डन किसी और के जेब पे होता है। हां बिल्कुल, इनडायरेक्ट टैक्स का यही फीचर है, ये लेवी किसी और पे होते हैं और बर्डन किसी और पे होता है। इनफैक्ट जिसके ऊपर लेवी होते हैं वो गवर्नमेंट के पास पहुंचाता है, लेकिन दूसरे किसी और से रिकवर करके, किसी और से लेकर गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, ये लेवी उस पे होते हैं। तो मैं यहां कहना चाहूंगा कि सर जो लेवी एंड बर्डन है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस में, इट इज ऑन टू डिफरेंट पर्सन, इट इज ऑन टू डिफरेंट पर्सन। यस सर, जो लेवी है वो एक अलग पर्सन पे है और बर्डन एक अलग पर्सन पे है। सर इसे इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं? देखो सर, टैक्सेस को गवर्नमेंट तक जो गया वो टैक्स मैंने दिया है, वो मेरी पॉकेट से निकला है, पर क्या मैंने खुद जमा करवाया या मेडिकल स्टोर वाले के थ्रू गया? सर मेरा क्वेश्चन है, जो गवर्नमेंट तक 20 रुपए मेरी जेब से निकल कर गए हैं, 200 रुपए निकले मेरी जेब से, 180 रुपए तो मेडिकल स्टोर वाले के बनते हैं, वो तो रखेगा, लेकिन जो 20 रुपए के टैक्स के नाम के हैं जो गवर्नमेंट तक गए हैं, वो मेरी जेब से निकल के गए हैं और मैंने ही पहुंचाए हैं, या मेरी जेब से निकले हैं लेकिन पहुंचाए मेडिकल स्टोर वाले ने? सर वो मेरी जेब से निकले हैं लेकिन पहुंचाए मेडिकल स्टोर वाले ने। मैंने टैक्स पे किया है, बट डायरेक्टली गवर्नमेंट को मैंने पे नहीं किया, मैंने इनडायरेक्टली थ्रू द मेडिकल स्टोर वाले के पे किया है। दैट इज वाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस मीन्स टैक्सेस पेड टू द गवर्नमेंट नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली थ्रू सम अदर पर्सन। या इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हो, टैक्सेस पेड बाय वन पर्सन बट ही कैन रिकवर इट फ्रॉम अनदर पर्सन। यहां पर पेड बाय वन पर्सन का मतलब है पेड बाय द मेडिकल स्टोर डीलर, बट ही कैन रिकवर इट फ्रॉम द कंज्यूमर, या ही कैन रिकवर इट फ्रॉम द अनदर पर्सन। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए मैं दो डेफिनेशन बना देता हूं, लिख देता हूं आपको इनडायरेक्ट टैक्स की दो डेफिनेशन, आप भी मेरे साथ लिखना। इनडायरेक्ट टैक्सेस means taxes paid to government but not directly, that is paid to government indirectly, paid to government indirectly। एक डेफिनेशन ये बन गई। अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन और बनाऊं, हाँ बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। एक डेफिनेशन मैं इसकी और बनाऊं, टैक्सेस पेड बाय वन पर्सन बट ही कैन रिकवर इट फ्रॉम अनदर पर्सन, अनदर पर्सन। यहां पर जो पेड बाय वन पर्सन है, इसका मतलब जिसके ऊपर लेवी हुआ है वो पे करेगा गवर्नमेंट को, लेकिन वो इसे किसी और से रिकवर कर सकता है। सर क्या आप जानते हैं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस।
दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब आपको जो गवर्नमेंट को जमा करवा के आना है वो अपनी जेब से नहीं, किसी और से लेकर करवा के आना है। दिस इज द बेस्ट फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट यू हैव टू डिपॉजिट टैक्स टू द गवर्नमेंट बट नॉट फ्रॉम योर ओन पॉकेट, बट यू कैन रिकवर इट फ्रॉम समवन एल्स। किसी और से आप लेकर देके आएंगे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मैं यहां पे बोलूंगा इनडायरेक्ट टैक्सेस की कोई एग्जांपल्स इनडायरेक्ट टैक्सेस की क्या है। सर मैं आपको बता दूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल बहुत सारी हैं, जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैं सामान खरीदता हूं, मैं मैकडी वाले से बर्गर खरीदता हूं और वो मेरे से जीएसटी चार्ज करता है और फिर वो गवर्नमेंट को दे आता है। मैं मेडिसिन खरीदता हूं, वो जीएसटी लगा के मुझे मेडिसिन देता है और जीएसटी गवर्नमेंट को वो दे आता है। इसके अलावा कुछ गुड्स पे आज भी वैट लगता है, सेल टैक्स। अभी वैट खत्म हो गया लेकिन कुछ पे तो लगता है, वैट हो गया। इसके अलावा कस्टम हो गया, इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी हो गया। ये सब चीजें जो है, सारे टैक्सेस जो है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जीएसटी, वैट, कस्टम, एक्साइज ड्यूटी। हालांकि वैट और एक्साइज ड्यूटी बहुत बड़ी मात्रा में खत्म हो चुके हैं। हालांकि अल्कोहलिक लिकर पर तो अभी भी लग रही है, अल्कोहलिक लिकर पर तो अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है और वैट भी लगता है। तो वहां पर जब मैं लीकर का, अगर मान लो मैं लीकर का कंज्यूम करूंगा तो एक्साइज ड्यूटी और वैट नाम का टैक्सेस वो मेरे से ले लेंगे और देन अपने आप गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई होप इट इज क्लियर। अब मैं बोलूंगा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सर डायरेक्ट टैक्स को इसी से कनेक्ट करेंगे। एक वर्ड लेवी, एक वर्ड बर्डन होता है। सर जब लेवी एंड बर्डन इज ऑन सेम पर्सन होता है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जहां लेवी और बर्डन एक ही आदमी पे है। मेरा टैक्स है, मुझे ही गवर्नमेंट को जमा करवाना है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। मेरा टैक्स है, मुझे ही देके आना है, किसी और ने देके नहीं आना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। अब क्वेश्चन है इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, व्हाट इज द एग्जांपल। सर आई होप आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लेवी और बर्डन दो अलग लोगों पे इनडायरेक्ट, लेवी और बर्डन सेम बंदे पे डायरेक्ट, लेवी और बर्डन दो अलग लोगों पे इनडायरेक्ट, लेवी और बर्डन एक बंदे पे डायरेक्ट। आ रहा समझ? लेवी भी मुझ पे, बर्डन भी मुझ पे डायरेक्ट, लेवी मुझ पे, बर्डन किसी और पे इनडायरेक्ट, लेवी भी मुझ पे, बर्डन भी मुझ पे डायरेक्ट, लेवी मुझ पे, बर्डन किसी और पे इनडायरेक्ट। सिंपल है सर। एग्जैक्ट डिफरेंस तो यही है, एग्जैक्ट डिफरेंस तो यही है। एग्जांपल्स की बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल्स क्या है। सर डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है इनकम टैक्स। अगर हम बात करें इनकम टैक्स, आज के दिन इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। हाँ जी सर, कोई और एग्जांपल बताएंगे आप डायरेक्ट टैक्स की प्लीज? आप बताइए कोई डायरेक्ट टैक्स की कोई और एग्जांपल्स आपको पता है? इनकम टैक्स तो मैंने बता दिया आपको। सर किसी जमाने में एक हुआ करता था वेल्थ टैक्स, लेकिन सर मोदी जी की सरकार ने वेल्थ टैक्स को आते ही उड़ा दिया और वेल्थ टैक्स को इंडिया से बाय बाय करवा दिया। अब वेल्थ टैक्स तो सिलेबस में भी नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, खत्म हो गया। तो हाँ, लेकिन वेल्थ टैक्स किसी जमाने में डायरेक्ट टैक्स था, किसी जमाने में डायरेक्ट टैक्स था। और कोई डायरेक्ट टैक्स? सर दूसरा नाम है इसका हाउस टैक्स। हालांकि हाउस टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हाउस टैक्स हमें नहीं पढ़ना कि वो क्या होता है, कैसे होता है। हाँ, लेकिन हाउस टैक्स क्या होता है पता ना आपको? जो लोग हाउस के ओनर होते हैं, जो लोग मकानों के मालिक होते हैं, उन्हें साल में एक बार एक हाउस टैक्स नाम का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड हाउस टैक्स। और ये हाउस टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, ये हाउस टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है। तो मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स की दो एग्जांपल दे दी, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की बहुत सारी एग्जांपल दे दी, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम, एटसेट्रा, वैट हो गया। पहले किस जमाने में सर्विस टैक्स था, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स था। एनीवेज, टैक्सेस को दो पार्ट में बांटा गया है, वन इज डायरेक्ट एंड वन इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब लेवी किसी और पे, बर्डन किसी और पे। लेवी एंड बर्डन ऑन टू डिफरेंट पर्सन, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। जब लेवी एंड बर्डन ऑन सेम पर्सन होता है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। इज इट क्लियर? हाँ जी। तो सर ये हमारा आज का दूसरा लेसन हो गया। लेसन नंबर 1 था टैक्स क्या है, लेसन नंबर 1 हमारा था टैक्स क्या होता है। लेसन नंबर 2 हो गया इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और डायरेक्ट टैक्स क्या है। देखिए मैंने कैसे शुरुआत की है, टैक्स क्या है, टैक्स क्या है एग्जैक्टली, गवर्नमेंट को पेड होता है, गवर्नमेंट कौन सी को पेड होता है, कहां लिखा हुआ है, ये सब। फिर हमने डिस्कस किया टैक्सेस कितने तरह के, 2 तरह के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कौन सा आता है, इनडायरेक्ट में कौन सा आता है, ये हमने डिस्कस किया। सर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स। हमारे सिलेबस का मेजर पार्ट डायरेक्ट टैक्स
ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। और सर डायरेक्ट टैक्स में जो हमारे सिलेबस में है वो एक ही है, दैट इज इनकम टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स। अब हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, तो आई होप इट इज क्लियर। स्टार्ट करें, बोलो फटाफट, चलो आ जाओ। सर इनकम टैक्स को ना दो तरीके से लिखा हुआ, देखो इनकम टैक्स, जाहिर सी बात है नाम से जाहिर होता है, इनकम पर लगने वाले टैक्स को इनकम टैक्स कहते हैं, बिल्कुल सही। इनकम टैक्स का मतलब इनकम पर लगने वाले टैक्स को इनकम टैक्स कहते हैं। सर मैं आपको टैक्स का मतलब ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इनकम का मतलब क्या है। हालांकि इनकम क्या है इसको जानना इतना आसान नहीं है। हमारी इनकम टैक्स पर लगने वाली सभी क्लासों में हम आखिरी क्लास तक यही जानने की कोशिश में रहते हैं कि एग्जैक्टली इनकम क्या है, लेकिन फिर भी इनकम का एक रफ आइडिया मैं आपके साथ बात करके चलूंगा और हमारी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। चलिए सर पार्टिसिपेटिव बनिए, आप बताइए आपकी नजरों में इनकम का मतलब क्या है, आपके हिसाब से इनकम क्या होती है, बताइए प्लीज, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बताइए प्लीज। मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है, यस और नो, बताओ बताओ आपके हिसाब से इनकम का मतलब क्या है। अब स्टूडेंट के आंसर मैं बताता हूं क्या होते हैं। फेस टू फेस क्लासेस में मुझे बच्चे आंसर देते हैं, तो वो आंसर्स मेरे पास सब हैं। सर स्टूडेंट कहता है सर इनकम का मतलब जो हमने कमाई। हाँ सही बात है, ऐसा सुनने में अच्छा लगता है, इनकम का मतलब जो हमने कमाई। सर एक बात बताओ, इनकम का मतलब वो है जो हमने कमाई। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, सर मान लीजिए मैं नौकरी करता हूं, मैं जॉब करता हूं और मुझे सैलरी मिलती है 5 लाख रुपए, ठीक है सर, तो क्या ये 5 लाख मेरी इनकम है। हाँ सर आप कमा रहे हो, ये आपकी इनकम है। सर मुझे ना इस साल गिफ्ट मिला है और वो भी कैश, मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया है 2 लाख रुपए का। मेरा दोस्त आया मेरे घर पे, मेरे बर्थडे पार्टी पे आया, बोला भाई तेरा बर्थडे है, ये ले 2 लाख रुपए का गिफ्ट। भगवान ऐसे दोस्त सभी को दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ये सिर्फ एग्जाम्पल है समझने के लिए। मेरा दोस्त घर पे आया, बोला भाई ये ले 2 लाख रुपए कैश गिफ्ट, तेरा बर्थडे है। सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या ये गिफ्ट मेरी इनकम है? प्लीज टेल मी। अब मेरी इनकम सैलरी 5 लाख और गिफ्ट 2 लाख 7 लाख हो गई, या मेरी इनकम अभी भी 5 लाख है? मतलब जिस अमाउंट पर टैक्स लगना है वो मेरी इनकम है, वो 5 है या 2 मिलाकर 7 है, या 2 लाख है 5 लाख नहीं है? आपकी इस पर क्या राय है, प्लीज टेल मी। ओ सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया। कैसे? लग तो रहा है गिफ्ट पर टैक्स लगना चाहिए 2 लाख पर, लेकिन सर आप सही कह रहे हो, ये वो इनकम तो नहीं है जो आपने कमाई है। कमाई थोड़ी ना, ये तो मिली है। कमाना अलग होता है, मिलना अलग होता है। मुझे कोई गिफ्ट दे गया, इसमें मैंने क्या कमाया भाई? गिफ्ट का मतलब ही होता है विदाउट कंसिडरेशन, मैंने बदले में कुछ नहीं किया, वो मुझे 5 लाख रुपए दे गया, 2 लाख रुपए दे गया। बताओ सर बताओ, आप टैक्स 5 लाख पे लगाओगे या 7 लाख पे लगाओगे? आप इनकम 5 लाख कंसीडर करोगे या 2 लाख मिलाकर 7 लाख कंसीडर करोगे? फंस गए ना सर। और सर ये तो बड़ी छोटी सी एग्जांपल थी, गिफ्ट। मेरे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है जहां पर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो पैसा हमारे पास आया ये हमारी इनकम है या नहीं है। जैसे आपको याद होगा 2016 में नोटबंदी हुई थी, याद है नहीं याद? हाँ याद है सर, उसे कौन भूल सकता है। इंडिया का हर बंदा उससे प्रभावित हुआ था क्योंकि सबके पास 500,000 के नोट थे। हाँ सही बात है, 2016 नवंबर में इंडिया में नोटबंदी हुई थी। लोगों, जो अमीर लोग थे ना, जिनके पास पुराने नोट थे, उन्होंने अपने गरीब दोस्त ढूंढे, अपने कोई गरीब रिश्तेदार ढूंढे जिनके पास पैसे नहीं थे, और उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई एक रिक्वेस्ट है यार, ये पैसे अपने अकाउंट में डलवा ले, और जब ये नोटबंदी क्लियर हो जाएगी और नए नोट आ जाएंगे तो तू हमें लौटा देना। सर सोचो, मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसे मेरे पास मेरा दोस्त आया, बोला भाई ये 2 लाख रुपए तेरे अकाउंट में डलवा ले, रिक्वेस्ट है यार, तेरे पास तो इनकम है नहीं कोई, तो यार 2 लाख तेरे अकाउंट में डलवा ले, जब नोटबंदी खत्म होगी नए नोट आ जाएंगे तो तू मेरे को नए नोट दे देना। मैंने कहा भाई कहने वाली बात है, डलवा दे मेरे बैंक अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेरे बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए उसके डलवा लिए। अब सर हुआ क्या, इसी बीच में मोदी जी की स्पीच आ गई कि बहुत सारे लोग, भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि वो आपको कहेंगे कि हमारे नोट अपने अकाउंट में डलवा लो, डलवा लेना, फिर वापस मत देना, बोल देना ये तो तुम्हारे भी ब्लैक मनी थी, अब हमारे हो गए, नहीं देते। तो मुझे उस स्पीच पे काफी मतलब अच्छा लगा। मैंने कहा यार मजा आ गया। मेरा दोस्त आया, वो बोला यार भाई नए नोट आ गए, दे दो। मैं कौन से नए नोट? अरे बोला मैंने तेरे को नोटबंदी में पुराने नोट दिए थे यार, तेरे बैंक अकाउंट में डाल दे। मैं भाई मोदी जी की स्पीच सुन, भूल जा, अब वो 2 लाख तो मेरे हो गए। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है,
क्या वो 2 लाख अब मेरी इनकम है? मैं नहीं लौटा रहा उसका, वो मेरे बैंक में रहेंगे, क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? सर बड़े सारे क्वेश्चन है मेरे पास, मेरे पास बड़े सारे क्वेश्चन है जिनको सुनने के बाद आप इस कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि मैं इसे इनकम मानूं या इनकम ना मानूं। सर मैं जा रहा हूं, मुझे रास्ते में 10 लाख रुपए का बैग गिरा हुआ मिला, मैंने देखा उसमें 10 लाख रुपए है, मैं आया, मैंने ईमानदारी से अपने बैंक में डलवा दिए। मेरा प्रश्न है कि क्या ये 10 लाख रुपए मेरी इनकम है? सर बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, लेकिन सर इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। इनकम टैक्स नाम ही इसका है, हम इनकम टैक्स पढ़ते जाएंगे, हम पूरे इनकम टैक्स में यही तो पढ़ेंगे, ये इनकम है ये नहीं है, ये इनकम है ये नहीं है, ये इनकम है ये नहीं है। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हमें इनकम टैक्स को पढ़ते पढ़ते आएंगे, आज नहीं आ सकते। लेकिन आज मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि आपके मन में एक कंफ्यूजन दूर हो जाए कि इनकम का मतलब वो नहीं है जो सिर्फ कमाई है। कोई जरूरी नहीं है कि इनकम का मतलब वो होता जो हार्डकोर मेहनत करके हमने पैसे कमाए हैं, बस वही इनकम होती है। इनकम का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन करेगा, डिसाइड करेगा, आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते, आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। प्लीज सेक्शन 2 क्लोज 24 है एक, वहां लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ टोटल इनकम, डेफिनेशन ऑफ इनकम, इनफैक्ट डेफिनेशन ऑफ इनकम सेक्शन 2 क्लोज 24 है, बड़ा लंबा सेक्शन है, उसमें लिखा हुआ है इनकम क्या होती है। इनकम के नाम लिखे हैं, ये भी इनकम, ये भी इनकम, ये भी इनकम, ये भी इनकम, ये भी इनकम। वहां लिखा है ये इनकम की कैटेगरी में आएगी या इनकम की कैटेगरी में नहीं आएगी। और हालांकि यह भी जरूरी नहीं है कि वो इनकम की कैटेगरी में है और वो आपके पास है तो भी टैक्स हो जाए। मजे की बात, मजे की बात, एक इनकम है, सेक्शन 2 क्लोज 24 कहते हैं इनकम है, आपके पास आ गई, इनकम है, लेकिन टैक्स हो जाए ये जरूरी नहीं है। इसके लिए सेक्शन 5 बताएगा कि ये इनकम तो है, मुझे पता है, लेकिन आपको टैक्स होगी या नहीं होगी, ये सेक्शन 5 कहता है मैं बताऊंगा। वो ये देखेगा आप रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, इनकम इंडिया वाली है, इनकम बाहर वाली है। सर बड़े लफड़े हैं, छोटी सी चीज नहीं है इनकम टैक्स। धीरे 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 सब कलेक्ट करेंगे तब जाके समझ में आएगा। हां जी सर, तो इनकम का मतलब वो नहीं है जो इनकम आप ऑर्डिनरी सेंस में समझते हो। इनकम का मतलब वो है जो इनकम टैक्स में लिखा हुआ है। और मैंने बताया है आपको कि जो इनकम है ना, डेफिनेशन ऑफ इनकम है। अगर हम बात करें कि चलो सर डेफिनेशन ऑफ इनकम क्या है, तो सर ये बात आपकी सेक्शन 2 क्लोज 24 है, वहां लिखा हुआ इनकम क्या है। और मैं ये भी बता दूं, सेक्शन 2 क्लोज 24 में इनकम हो जाने के बावजूद भी वो आपको टैक्स हो जाए ये जरूरी नहीं है। वो आपको टैक्स लग जाए, उस इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा ये जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको एक और सेक्शन साथ में रेफर करना पड़ेगा और वो सेक्शन 5 है। सेक्शन 224 के अकॉर्डिंग इनकम होनी चाहिए, सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग वो टैक्सेबल होनी चाहिए, तब जाकर आपको टैक्स लगेगा सर, तब जाकर आपको टैक्स लगेगा। और मैं तो कहता हूं सेक्शन 5 में होने के बाद भी वो आपको टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन आपसे टैक्स लेंगे ये कोई जरूरी नहीं है। क्या पता आपकी बाकी सब इनकम मिलाकर, उस सबको मिलाकर 2.5 लाख से ही कम हो जाए, आपकी इनकम ही 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। मतलब बहुत सारी बातें हैं। पहले वो आपकी इनकम होनी चाहिए, सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग वो आप पर टैक्सेबल होनी चाहिए। थर्ड, टैक्स लगने के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे ज्यादा आपकी इनकम होनी चाहिए, तब जाकर कहीं आपको टैक्स देना पड़ता है सर, तब जाकर कहीं आपको टैक्स देना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो सर? सर समझ गए। आप ये कहना चाह रहे हो कि अभी वो सही वक्त नहीं है कि इनकम को हम अभी डिफाइन कर दें। बिल्कुल सही जवाब। ये चीज डिफाइन करने में तो पूरा सिलेबस लगेगा। जब तक हम पढ़ते जाएंगे सर यही पढ़ेंगे, इनकम है इनकम नहीं है, इनकम है इनकम नहीं है, इनकम है इनकम नहीं है, यही सब पढ़ते रहेंगे, यही सब पढ़ते रहेंगे। और है ही नहीं इनकम टैक्स में कुछ। टैक्स लगाना कोई बड़ी बात है? इनकम पता लग गई तो उसके ऊपर रेट लगा दो, जितना है टैक्स आ जाएगा सामने। पहले इनकम तो पता लगाओ कितनी है। चलिए सर आपकी बात मान ली, लेकिन एक छोटी सी क्यूरियोसिटी तो दूर कर दो। अब आपने ये प्रश्न पूछ ही लिया कि ये गिफ्ट इनकम है या नहीं है, कम से कम बता तो दो ये इनकम है या नहीं है। सर ये बिल्कुल इनकम है, और इस केस में सेक्शन 2 क्लोज 24 के अकॉर्डिंग आपकी इनकम 7 लाख है। इस केस में सेक्शन 2 क्लोज 24 के अकॉर्डिंग आपकी इनकम 7 लाख है। मेरा कहने का मतलब है ये दोनों इनकम है, ये दोनों इनकम की डेफिनेशन में है। यस, गिफ्ट इज ऑल्सो एन इनकम एंड इट इज ऑल्सो टैक्सेबल इफ सेक्शन 5 फुलफिल होता है। तो अगर सेक्शन 5 फुलफिल होता है और साथ में आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से ऊपर भी होनी चाहिए टोटल मिलाकर, तो जाकर आपको टैक्सेबल हो जाएगा। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर नॉट क्लियर। सर आज हमने स्टार्ट किया इनकम टैक्स, लेकिन आज हमने सिर्फ इनकम टैक्स का मीनिंग शुरू किया, ओनली इनकम टैक्स का मीनिंग शुरू किया है, नथिंग एल्स।
मीनिंग के अलावा हमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी, तो आज की क्लास जो थी वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, मतलब सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास थी। ऊपर ऊपर की बातें हमने करी, टैक्स क्या होता है, और हमने बात किया कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम क्या है, टैक्स क्या है, इनकम टैक्स क्या है। ये छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस करी ऊपर ऊपर से। लेकिन इस क्लास में हमने कुछ ऐसी बातें भी करी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कौन सी एंट्री नंबर से कौन सा टैक्स आया, ये टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा, ये टैक्स कौन सी गवर्नमेंट का है। ये सब बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। मैं बोलूंगा आज की क्लास नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरह से पूरी पूरी इंपॉर्टेंट थी। हालांकि आप जानते हैं आने वाली क्लासेस में तो हर क्लास ही इंपॉर्टेंट है, हर क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो अगली क्लास के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।